अस्सलाम वालेकुम नाइस गाइस। कैसे हैं आप लोग? वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें इस बात का डर लगा हुआ है कि कहीं एनुअल एग्ज़ाम में उनकी सप्ली ना आ जाए, वो थोड़ा करीब करीब आ जाए। और वो तमाम स्टूडेंट्स भी जो ये समझते हैं कि कहीं उनके नंबर 50 से कम ना आए, वो भी थोड़ा पास पास आ जाएं। आज मैं आप लोगों को नाइन्थ मैथ के ऐसे अहम क्वेश्चन बताऊंगा कि जिनको तैयार करने के बाद आप एनुअल एग्ज़ाम 2026 में 50 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और इन सवालात की ख़ास बात यह है कि कोई भी मुश्किल सवाल इनमें शामिल नहीं है। जस्ट आप 2 दिन तवज्जो के साथ लगा लें तो इंशाअल्लाह ये तमाम सवालात आसानी से तैयार हो जाएंगे और आप बोर्ड एग्ज़ाम में 50 से ज़्यादा नंबर हासिल कर लेंगे। इसके अलावा वो ज़हीन तलबा जो अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंतहाई मुफीद है। सबसे पहले मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस की लिस्ट शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी। इसके साथ साथ अगर आपको ये डेटा पीडीएफ में चाहिए हो तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में शेयर कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स पेन और बुक लेकर रेडी हो जाएं और क्वेश्चन नोट करें। एक्सरसाइज 1.1 में से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये ALP यानी कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर आ जाए एक्सरसाइज 1.2 पर। यहाँ से हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 में से क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आ जाएंगे हम एक्सरसाइज 2.1 पर। ये हमने कंप्लीट करनी है। क्वाइट इजी एक्सरसाइज है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत लेंथी हो या आपको परेशान करे। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट करनी है, इसकी भी सेम कंडीशन है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 पर आ जाएंगे जिसमें से जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसके बाद जो है ना एक्सरसाइज 2.4 के लिए 4 लाज हैं लॉगरिथम के, तो लॉगरिथम के ये 4 लाज आप लोगों ने याद कर लेने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 में से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 6। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से आप करेंगे उसका पार्ट 2 और 6। क्वेश्चन नंबर 3 का जस्ट पार्ट 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 से आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। फिर आप आ जाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज पर। रिव्यू एक्सरसाइज में से जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करने हैं। फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 3.1 पर जो हमने कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम चले जाएंगे एक्सरसाइज 3.3 पर जिससे हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फिर हम चले जाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 पर जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। फिर हम चले जाएंगे एक्सरसाइज 4.1 पर जो कि हमने मुकम्मल सॉल्व करनी है। इसमें भी कोई परेशानी वाला क्वेश्चन शामिल नहीं है। उसके बाद आ जाएंगे एक्सरसाइज 4.2 पर। इसके क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 और फिर पार्ट 3। सॉरी ये 3 है, इधर प्रिंट में जो है ना 2 लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फिर हम चले जाएंगे एक्सरसाइज 4.3 पर। इसके क्वेश्चन 1 में से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करेंगे। इधर भी ये मिस प्रिंट है तो ये आप नोट कीजिए कि ये पार्ट 3 है। इधर भी क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने सॉल्व करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4 पर जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। फिर हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 पर चले जाएंगे जिसका हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 6.1 पर जो हमने कंप्लीट करनी है। इसी तरह एक्सरसाइज 6.2 भी हमने कंप्लीट करनी है और एक्सरसाइज 6.4 भी हमने कंप्लीट करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.5 में से जस्ट हम क्वेश्चन 1 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 6 में से भी हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे।
उसके बाद हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 7.1 पर, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करना है। फिर हम आएंगे रिव्यू एक्सरसाइज 7 पर, जिसका जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फिर रिव्यू एक्सरसाइज 9 पर, जिसमें से जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, और इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज 10 में से भी हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फिर आ जाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज 11 पर, इसका भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 12.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 12 में से भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, और इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज 13 में से भी क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस और फार्मूलाज वगैरह जो हैं वो बताता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस डेटा की पीडीएफ फाइल मंगवा सकते हैं। डेफिनीशन में सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से अहम डेफिनीशंस लेंगे, जो कि रियल नंबर्स है। रियल नंबर से मुराद हकीकी आदाद हैं। तो आमतौर पर हमें जिन आदाद से वास्ता पड़ता है वो हकीकी आदाद ही होते हैं, लेकिन कुछ आदाद ऐसे होते हैं जिनमें -1 का अंडर रूट आता है। क्या आता है? -1 का अंडर रूट, और इसको ना आयोटा का नाम दिया जाता है। तो जिन नंबर्स के अंदर ये वैल्यू आ जाए उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, वो रियल नंबर नहीं होते। बहरहाल कॉमनली हमें जिन नंबर से वास्ता पड़ता है वो क्या होते हैं? वो रियल नंबर्स होते हैं। जी, रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहले हमें रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, वो नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू यानी कि बटे वाली शक्ल में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं, बशर्ते कि पी और क्यू इंटीजर्स हैं। इंटीजर से मुराद मुकम्मल नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। और क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। पी ज़ीरो हो सकता है, क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। ऊपर वाली रकम ज़ीरो हो सकती है, नीचे वाली रकम ज़ीरो नहीं हो सकती। तो एग्जांपल्स ही हैं, 16 हो गया, 25 है, 9 ओवर 12 है। तो अगर आप इसका सेट लिखना चाहें तो उसको क्यू से ज़ाहिर किया जाता है, और ऐसे तमाम ऐसे तमाम एक्स का सेट है, जबकि एक्स बराबर है पी ओवर क्यू के। पी और क्यू रुकान है किसके? जेड के, और क्यू को ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जी, उसके बाद इरेशनल नंबर्स हैं, तो वो नंबर जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। तो इसमें बाकी सारा सेम ही है, बस उसका इन्वर्स हो गया। एग्जांपल्स इसकी हैं ई, पाई और 7 अंडर रूट। ठीक हो गया। उसके बाद रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर का कंसेप्ट वही है जो अभी आपको मैंने दिया है, लेकिन ये जो हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं, अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये सारे ही दरअसल रियल नंबर्स होते हैं। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू से मुराद है रैशनल नंबर्स और क्यू डैश से मुराद है इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ गया? 0 1 2 3 1/2 ETC। जी, उसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। डेसिमल्स विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इशारिया के बाद अगर इंसों की तादाद महदूद हो तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे 1/4 है, तो इसको अगर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 0.25 आता है। तो इशारिया के बाद जस्ट 2 हिस्से आए हैं, इसमें जो है ना इशारिया के बाद जस्ट एक हिस्सा आया, तो ये हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल विद इन्फिनिट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। वो डेसिमल्स जिसमें इशारिया के बाद हिस्सों की तादाद लामहदूद हो उनको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो एग्जांपल इसके 22/7, 3.142857 एंड सो ऑन इसमें आएगा। इसी तरह 1/3 जो है ये भी पॉइंट के बाद चलता जाएगा। उसके बाद है रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वेयर ए स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें मखसूस पैटर्न रिपीट होता है, जैसे 1/3 में ये 3 जो है ना रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वेयर नो स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट्स। तो ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जिसमें इशारिया के बाद हिस्सों की तादाद लामहदूद हो लेकिन उसमें रेपिटेशन ना हो, वो क्या कहलाता है? नॉन रिकरिंग डेसिमल। उसके बाद है रेडिकल, द रूट सिंबल इन द रेडिकल। ये जो जज़र की अलामत होती है उसको क्या कहा जाता है? रेडिकल कहा जाता है। उसके बाद इंडेक्स, द पावर ऑफ द रूट इन
2/3 इज़ द इंडेक्स। रूट के अंदर जो पावर हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इंडेक्स बोला जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर 2 का तीसरा जज़र लिखा है तो इसमें 3 जो है वो क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। उसके बाद है रेडिकेंड। द नंबर अंडर द रूट इज़ नोन एज रेडिकेंड। रूट के नीचे जो नंबर आएगा उसको क्या कहेंगे, रेडिकेंड कहेंगे। मसलन इन 2/3 अंडर रूट 2 इज़ रेडिकेंड। यहाँ पर 2 का तीसरा जज़र लिया गया तो 2 क्या है, रेडिकेंड है जी। उसके बाद थर्ड की डेफिनेशन है इरेशनल नंबर विद रैशनल नंबर अंडर द रेडिकल साइन। रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, दोनों इकट्ठे एक रेडिकल साइन के नीचे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे। मोनोमियल सर्ड्स, ए सर्ड विद ओनली वन टर्म ई.जी. अंडर रूट 2। ऐसा सर्ड जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो वो क्या कहलाता है, मोनोमियल सर्ड कहलाता है। बाइनोमियल सर्ड, सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड्स। दो मोनोमियल सर्ड्स का जो अंडर रूट है वो क्या कहलाएगा, सॉरी, दो मोनोमियल सर्ड्स का जो सम है वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल सर्ड कहलाएगा। जैसे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 के साथ हमने ऐड कर दिया तो ये क्या कहलाता है, बाइनोमियल सर्ड कहलाता है। मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, समैरियन सिस्टम जो है उसकी बेस 60 थी और उसको सेक्साजेसिमल सिस्टम का नाम दिया जाता था। आइलर नंबर जो है इसको ई से ज़ाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू 2.718 है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। 0 इज़ ए रैशनल नंबर, 0 क्या है, रैशनल नंबर है। इजिप्शियन सिस्टम जो है उसने बेस 10 दी यानी कि डेसिमल सिस्टम बनाया। रोमन्स ने जो है ना सिस्टम विद 7 लेटर्स जनरेट किया जिन्हें रोमन नुमेरल्स का नाम दिया जाता है। इंडियन ने जो है ना नंबर सिस्टम में 0 ऐड किया तो इसको हिंदू अरेबिक नुमेरल्स का नाम दिया जाता है। अरब ने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए नंबर 0 से लेकर 9 तक। किसको इंट्रोड्यूस करवाए, यूरोप को इंट्रोड्यूस करवाए। फाउंडर ऑफ अलजबरा जो है मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारज़मी है। इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम, जी इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम जो है वो जॉन नेपियर ने दिया। इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लॉग ई, लियोन हर्ड आइलर ने ये जो है ना इसका आइडिया दिया जी। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। पहला आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन। ए मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन ए सिंप्लीफाइड वे। ए नंबर इज रिटन एज a into n 10⁻n वेयर a इज द कोफिशिएंट और बेस नंबर। तो बड़े या छोटे नंबर्स को 10 की ताकत की शक्ल में नोट करना, रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। एग्जांपल आपके पास क्या है, 2.5 10⁴ जी। नेक्स्ट है लॉगरिथम, इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू रीच अनदर नंबर। वो कह रहा है कि एक नंबर को अपने आप के साथ कितनी दफ़ा ज़रब देनी पड़ेगी ताकि दूसरा नंबर हासिल हो सके। कितनी दफ़ा ज़रब देने से मुराद है हमें उसकी कितनी पावर लेनी पड़ेगी कि उसका दूसरा नंबर बन सके। डिराइव्ड फ्राम द अरिथमोस एंड लोगोस मीनिंग रेशो। लॉगरिथम का जो लफ्ज़ है ये आया है अरिथमोस से और लोगोस से और इसका इन दोनों का कंबाइंड मतलब क्या है, रेशो है। लॉगरिथम की 2 टाइप्स हैं। एक कॉमन लॉगरिथम कहलाता है जिसकी बेस होती है 10। ए लॉगरिथम विद बेस 10 इट मीन्स 10 टू द पावर ऑफ y इक्वल्स x। तो अगर जो है ना लॉगरिथम की बेस 10 है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। और फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 25 तो इसमें बेस जो है वो 10 है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी जो लॉगरिथम की है वो नेचुरल लॉगरिथम है। तो ए लॉगरिथम विद बेस e वेयर e इज इक्वल टू 2.718 तो इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे। वो लॉगरिथम जिसमें बेस ई हो वो क्या कहलाता है, नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। तो इसके स्पेलिंग और उसके स्पेलिंग में फ़र्क है, इसको LOG और इसको LN से जाहिर किया जाता है। तो अगर आपने 25 का नेचुरल लॉगरिथम शो करना है तो इसको LN 25 से जाहिर करेंगे। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर्स, ए लॉगरिथम विद बेस b इट मीन्स b टू द पावर ऑफ y इक्वल्स x। तो आप लॉगरिथम की कोई भी बेस अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो अगर आप जो है ना नंबर अपनी मर्ज़ी का ले रहे हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे, लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर। जनरल या कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होती है, नेचुरल लॉगरिथम में बेस e होती है और लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर में बेस कोई सा रियल नंबर हो सकता है आपकी चॉइस का। एंटी लॉगरिथम, द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का जो उलट होता है वो क्या कहलाता है,
एंटी लॉगरिथम कहलाता है। Characteristic: the integer mean whole number part of the logarithm that indicates the magnitude of number is known as characteristic. जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो लॉगरिथम के ना दो हिस्से आते हैं, एक होता है कंप्लीट नंबर और एक होता है फ्रैक्शन यानी कि इशारिया वाला हिस्सा, डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो उसमें कंप्लीट नंबर आता है उसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। मसलन अगर आप 5287 का लॉगरिथम लेंगे तो उसमें पहला जो पार्ट होगा वो 3 पर मुश्तमिल होगा, तो ये 3 होल नंबर है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। इसे अगला हिस्सा जो है वो फ्रैक्शन पर मुश्तमिल होगा, यानी कि वो हिस्सा इशारिया के बाद आएगा, तो उसको मैंटिसा का नाम दिया जाता है। Mantissa, the decimal part of a logarithm which is always positive is known as mantissa. जब आप किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो दरअसल उस लॉगरिथम के दो हिस्से होते हैं, एक होल नंबर वाला, जैसे ये 5000 का लॉगरिथम लिया है तो 3.698 आया है, तो ये होल नंबर कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट के बाद जो हिस्सा आ रहा है ये मैंटिसा कहलाता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेट्स की। सेट, ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। डिस्टिंक्ट यानी कि मुख्तलिफ और वाज़ अशिया का जो मजमू है वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। एग्जाम्पल जो है वो नेचुरल नंबर का सेट आप ले सकते हैं जो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पर मुश्तमिल है। सिंगलटन सेट, ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट, e.g. This set has only one element, that is 0. Empty set, a set containing no element is called empty set. It is also called null set. ऐसा सेट जिसमें कोई भी रुकन ना हो वो क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है, और उसको नल सेट का नाम भी दिया जाता है। डिनोटेड बाई फाई और एम्प्टी सेट, इसको फाई से या फिर एम्प्टी सेट से जाहिर करते हैं। इक्वल सेट्स, इफ टू सेट्स कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हों फिर वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। मसलन सेट ए में भी 1 2 3 और सेट बी में भी 2 1 3 है। तरतीब सेम होना ज़रूरी नहीं है, एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है। जी इक्विवेलेंट सेट, इफ टू सेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 1 कोरस्पोंडेंस देन द सेट्स आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट्स। तो अगर सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो तो फिर उनको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। मसलन ए सेट में भी 3 रुकन है और बी सेट में भी क्या है, 3 रुकन है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हैं लेकिन इक्वल सेट्स नहीं है। उसके बाद है जी सब सेट, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, अगर सेट ए के तमाम, वैसे सम नहीं होता, इधर सम लिखा हुआ है, तमाम एलिमेंट्स अगर एक सेट के दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं तो पहला सेट दूसरे सेट का क्या होता है, सब सेट होता है, और इसको ऐसे जाहिर करते हैं ए सब सेट बी। एग्जाम्पल, ए सेट के अंदर 1 2 3 रुकन है और बी सेट में 1 2 3 4 हैं, तो ए जो है बी का क्या हो गया, सब सेट हो गया। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी बट बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉट इन ए देन ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, फिर ए उसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। इम्प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बोथ सेट्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए जो है ना बी का सबसेट है और ए और बी आपस में बराबर हैं, यानी कि बी में कोई इजाफी एलिमेंट नहीं पाया जाता, तो फिर ए बी का क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। Power set, a set consisting of all possible subsets of a set S is called power set. It is denoted by PS. फर्ज करते हैं कि हमारे पास कोई सेट S है तो उसके जितने भी सब सेट बनते हैं अगर आप उनका एक सेट बना लेंगे तो वो सेट क्या कहलाएगा, S का पावर सेट कहलाएगा। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट, जिसको कैपिटल U से जाहिर किया जाता है। A set that contains all the elements of all the sets under consideration is called यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें मौजूदा सवाल के अंदर जितने भी सेट हैं उनके तमाम अरकान मौजूद हों वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो एग्जांपल हमारे पास है कि सेट ए में एक रुकन है, बी में भी एक रुकन है,
तो यू में ये दोनों रुकन मौजूद हैं, तो लिहाजा ये क्या होगा, ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। उसके बाद है यूनियन, जिसको यू से ज़ाहिर किया जाता है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स, जितने भी सेट सवाल में दिए गए हैं, एक ऐसा सेट जिसमें वो तमाम अरकान मौजूद हों, वो क्या कहलाएगा, यूनियन सेट कहलाएगा। एक्चुअली ये दो सेट्स के दरमियान लिया जाता है और इसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों तरह के एलिमेंट्स शामिल कर दिए जाते हैं। मसलन ये ए और बी है, तो एक अरकान ए के और बी का 2 है, तो ये दोनों अरकान इसके अंदर आ गए हैं, तो ये उनका क्या हो गया, यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन, इसको यू का जो उलट है उससे सिंबल से जाहिर किया जाता है, इसको इंटरसेक्शन का नाम दिया जाता है। A set consisting of only the common elements of the given set, example A intersection B is empty set। तो एक ऐसा सेट जिसमें दो सेट्स के जस्ट कॉमन एलिमेंट शामिल हों, वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था, इस वजह से इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। डिसजॉइंट सेट्स, सेट्स दैट हैव नो कॉमन एलिमेंट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। वो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। आई देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट। डिसजॉइंट सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। ओवरलैपिंग सेट्स, सेट्स दैट हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, वो सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो क्या कहलाते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। डी मॉर्गन लॉज, तो इनको हम इक्वेशन की फॉर्म में बयान कर सकते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मतलब इसमें यूनियन जो है ना कंप्लीमेंट में कन्वर्ट हुआ है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ लेफ्ट साइड पर इंटरसेक्शन है जो कन्वर्ट हो गया है किस में, यूनियन में, ऑन राइट हैंड साइड। फिर हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो उनका डिफरेंस कैसे लेना है। ए सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स दैट आर इन सेट ए बट नॉट इन बी। हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए के अंदर मौजूद हैं लेकिन बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो उससे हमें जो सेट हासिल होगा वो ए माइनस बी के इक्वल होगा। कंप्लीमेंट डिनोटेड बाय ए डैश, ए सेट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट यू बट नॉट इन सेट ए इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। एक ऐसा सेट जिसके तमाम अरकान यू के अंदर तो मौजूद हों लेकिन ए के अंदर मौजूद ना हो, वो क्या कहलाएगा, ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो ए का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए आप उसे यू में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कार्टीजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। ऑर्डर्ड पेयर्स, ए पेयर ऑफ टू नंबर्स रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर लाइक एक्स वाई। एक पेयर दो नंबर्स का जो एक मखसूस ऑर्डर में लिखा गया उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। बाइनरी रिलेशन, एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। डोमेन, the set of all first elements of the ordered pair in the relation is called domain. Range, the set of all second elements of the ordered pairs in a relation is called range. Function f, a relation from set A to B is such that the domain of f is equal to set A. There is no repetition in the first element of the ordered pair. Into function, a function where the range is proper subset of B, range is not equal to B. Onto function, a function where the range is exactly equal to the set B, also called a surjective function. One-to-one function, a function where every distinct element of the domain has a distinct image in the range is called a one-to-one function. Bijective function, a function that is both one-to-one and onto is known as a bijective function. Fibonacci sequence, in this sequence each number is obtained by adding the two preceding number. मतलब इसमें जो अगला नंबर आएगा वो पीछे वाले दोनों नंबर्स को ऐड करने से आएगा। डिस्क्रिप्टिव मेथड, ए मेथड वेयर सेट इज डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, एक ऐसा मेथड जिसमें सेट को अल्फाज में बयान करते हैं। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स,
Tabular method. The method where the set of elements are listed numerically or individually within brackets. For example, A is equal to A, E, I, O, U. Set builder method. A method where a set is defined by common property using general variable. For example, q जो है q is equal to set of all x where x is equal to p over q while p q belong to z and q is not equal to 0. Venn diagram. A pictorial representation of relationship between sets is called Venn diagram. It was introduced by John Venn. जी नेक्स्ट हम चैप्टर 4 की बात करते हैं कॉमन फैक्टर एन एक्सप्रेशन दैट कंप्लीटली डिवाइड्स टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नोन एज कॉमन फैक्टर फॉर एग्जांपल 2x minus 6 is equal to 2 into x minus 3 here 2 is कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे मुख्तसरन HCF भी कहते हैं द लार्जेस्ट एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे मुख्तसरन LCM भी कहते हैं द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज डिविजिबल बाई टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इज नोन एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल फार्मूला इसका क्या है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर trinomial an algebraic expression consisting of three terms is called trinomial for example x square plus 4x plus 5 chapter 5 पे आते हैं linear equations what is linear equation an equation in the form ax plus b is equal to 0 is called linear equation where a and b are constants and a is not equal to 0 for example 2x plus 6 is equal to 0 linear inequality an expression in the form ax plus b is greater than 0 is called linear inequality using the symbol like greater than less than greater than or equal to less than or equal to example 2x plus 6 is greater than 0 transposition the process of moving terms from one side of the equation to the other side is known as transposition. Chapter 6 Trigonometry. Trigonometry. A branch of mathematics that deal with the relationship between the angles and sides of a triangle. Plane geometry. The study of two-dimensional shapes is known as plane geometry. Angle. The space between two rays that meet at a common endpoint called vertex. The two rays are called the arms of the angle. Positive angle. An angle formed when the terminal arm is rotated in anti-clockwise direction is known as positive angle. Negative angle. An angle formed when the terminal arm is rotated in a clockwise direction is known as negative angle. Coterminal angles. Angles that have the same initial and terminal arms in their standard position but different measurements. For example, 45 degree, 40 and 5 degree, minus 315 degree. It is equal to 1 over 3/60th part of full rotation around a point. It is denoted by 1 degree. Degree इसका symbol है radian. The angles tended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. Its unit is radian. Trigonometric functions. Functions that describe the relationship between the angles and side of the triangle like sine theta, cos theta, tangent theta are known as trigonometric functions. इनका टेबल याद करना बड़ा ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Formula. Base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Acute angle. An angle between 0 degree and 90 degree is called acute angle.
obtuse angle. An angle between 90 degree and 180 degree is called obtuse angle. Reflex angle. An angle between 180 degree and 360 degree is called reflex angle. Right angle. An angle exactly equal to 90 degrees called right angle. Straight angle. An angle exactly equal to 180 degrees called straight angle. Complete rotation. An angle equal to 360 degrees called complete rotation. Some of the key formulas here. आर्क लेंथ का फार्मूला जो है वो L इज इक्वल टू आर थीटा है. एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा है. डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसे 1π/180 से मल्टीप्लाई करें. रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसे 180/π से मल्टीप्लाई करें. डिफरेंस इन को टर्मिनल एंगल्स हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका 360 डिग्री का. 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है और फुल सर्कल जो है उसमें 360 डिग्री या 2π रेडियन होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्योमेट्री की डेफिनेशन करते हैं. The branch of mathematics concerned with the properties and relations of points, lines, surfaces, and solids is called geometry. Geo means earth and metron means measurement. मतलब जियोमेट्री का जो वर्ड है वो जियो मेट्रोन से निकला है. जियो का मतलब अर्थ है और मेट्रोन का मतलब क्या है, मेजरमेंट, ओरिजिन. The point of intersection of horizontal and vertical axes in a plane is called origin. It is denoted by O. Coordinate axes. The horizontal line x-axis and the vertical line y-axis that meet at origin are called coordinate axes. अच्छा स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन ना मुख्तसर अंदाज में लिखी गई हैं ताकि आपको याद करना आसान हो. तो आपने इस कार्ड लगा के आगे जो है ना फिर ये हेडिंग लगा देनी है. एब्सिसा. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एब्सिसा. ऑर्डिनेट. द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. वो जो हमने अभी ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था उसमें जो पहला रुकन होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, सॉरी एब्सिसा कहलाता है. और जो दूसरा रुकन होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है. जी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ग्राफ. अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन अ प्लेन इज कॉल्ड ग्राफ. फिर हमारे पास स्लोप की डेफिनेशन है जिसे ग्रेडियंट का नाम भी दिया जाता है. ए मेजर ऑफ स्टीपनेस, द रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज टू द हॉरिजॉन्टल चेंज इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट. इट इज डिनोटेड बाय m. फिर हमारे पास लैटिट्यूड की डेफिनेशन है. इंडिकेट्स हाउ फार ए लोकेशन इज फ्रॉम इक्वेटर. लैटिट्यूड इंडिकेट्स हाउ फार ए लोकेशन इज फ्रॉम इक्वेटर. इट एक्सटेंड्स 90 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम द इक्वेटर. फिर हमारे पास लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन है. लॉन्गिट्यूड इंडिकेट्स हाउ फार ए लोकेशन इज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन. It extends 180 degrees east and west from the prime meridian. तो इसमें आप गौर कर लें, इधर 90 डिग्रीज है, इधर 180 डिग्रीज है, इसमें नॉर्थ और साउथ है और इसमें क्या है, ईस्ट और वेस्ट. इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट. फिर मिड पॉइंट का फार्मूला है m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. फिर हमारे पास स्लोप या ग्रेडियंट का फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अच्छा, ये x1 और y1, x2 और y2 ये ऑर्डर्ड पेयर्स के पॉइंट्स हैं. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. ये चैप्टर 9 हमारे पास है सिमिलर फिगर्स. सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम शेप बट मे डिफर इन साइज आर कॉल्ड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. पॉलीगॉन.
A closed shape consisting of three or more sides is called a polygon. A triangle is also a polygon. A regular polygon. A polygon in which all sides and angles are equal is called a regular polygon. Similarity of polygons. Two polygons are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Similar triangles. Two triangles are similar if their corresponding angles are congruent and their corresponding sides are proportional. Parallelogram. A four-sided shape whose opposite sides are parallel is called a parallelogram. Its opposite sides and angles are also equal. अच्छा स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन ना बहुत मुख्तसर स्टाइल में लिखी गई हैं और बाज़ दफ़ा एक ही डेफिनेशन के अंदर कई पॉइंट्स आ रहे हैं। मुख्तसर स्टाइल में लिखने का मकसद ये है कि आपको लर्न करना आसान हो, और जैसे ही कोई एमसीक्यू या शॉर्ट वगैरह में आएगा कुछ तो फ़ौरन आपके जहन में क्लिक कर जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ फ़लाँ जगह पर पढ़ी थी। जी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है रोम्बस, अ शेप वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर at 90 degree is called rhombus. Tessellation जी, a pattern that covers a plane completely without any gaps or overlaps is known as a tessellation, also known as tiling of Euclidean shapes. इस चैप्टर से हमारे पास की फार्मूला जो है, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन एन, नंबर ऑफ साइड्स interior angle n minus 2 multiplied by 180 degree divided by n. Exterior angle of polygon, exterior angle is equal to 360 degree over n. चैप्टर नंबर 10, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशन है, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड ग्राफ। Asymptote, a line that graph approaches but never actually touches is called asymptote. Linear function, a first degree polynomial where the power of the variable is 1 is called linear function. Form fx is equal to mx plus c. Quadratic function, a second degree polynomial where the highest power of the variable is 2 is called quadratic function. Form fx is equal to ax square plus bx plus c. Shape parabola. Cubic function, a third degree polynomial where the highest power of the variable is 3 is called cubic function. Form fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. Inverse function or hyperbola, a function in the form y is equal to a over x is called inverse function or hyperbola. Exponential function, a function in the form y is equal to k ax is called a power x is called exponential function. Next हम चैप्टर नंबर 11 पर आ जाते हैं, लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन। सॉरी लोकाई होता है वैसे वर्ड है ना, उस आपकी बुक में ये ठीक नहीं लिखा हुआ जी। लोकस, a set of points that follow a specific mathematical rule is called locus. Loci is the plural of locus. Triangle, a closed shape with three sides and three angles is called a triangle. Perpendicular bisector, a line that intersects a line segment at 90 degree and divides it into two equal parts is called perpendicular bisector. Angle bisector, a line that divides an angle of triangle into two equal parts is called angle bisector. Median, a line that joins a vertex of triangle to the midpoint of opposite side is called median. Concurrent, a point where several lines meet or intersect is called concurrent. Altitude, a ray or line segment from a vertex of triangle that is perpendicular to the opposite side is known as altitude. Circumcenter, the point of concurrency of the perpendicular bisector of the side of triangle is called circumcenter. Incenter,
The point of concurrency of the angle bisectors of triangle is called incenter. Centroid. The point of concurrency of the medians of triangle is called centroid. Orthocenter. The point of concurrency of the altitudes of triangle is called orthocenter. Circle. A locus of points that are at equal distance from a fixed point is called circle. Parallel lines. Two lines that remain at constant distance from each other and never meet are called parallel lines. Equilateral triangle. A triangle in which all three sides are equal in length is called equilateral triangle. Scalene triangle. A triangle in which all three sides have different lengths is called scalene triangle. Isosceles triangle. A triangle in which at least two sides are equal in length is called isosceles triangle. Right angle triangle. A triangle that has one angle exactly equal to 90 degrees is called a right angle triangle. Acute angle triangle. A triangle in which all angles are less than 90 degrees called acute angle triangle. Obtuse angle triangle. A triangle in which one angle is greater than 90 degrees called obtuse angled triangle. Point of concurrency. A location where three or more lines in a geometric shape meet or intersect is called point of concurrency. Triangle inequality theorem. The sum of the lengths of any two sides of a triangle must always be greater than the length of the third side. Chapter number 12, Information Handling. What is information handling? The process of collecting, organizing, summarizing, analyzing, and interpreting numerical data is called information handling. Data. A collection of meaningful information gathered in the form of figures or statistics is known as data. Continuous data. Data that take any value within a range. For example, measurements like height or weight are called continuous data. Discrete data. Data that can only take specific values, for example, number of absence of students is known as discrete data. Group data. Data that has been organized into groups or classes is known as grouped data. Ungrouped data. Raw data that has not been organized into groups is known as ungrouped data. Frequency. The number of times a particular value appears in data set is known as its frequency. Frequency distribution. A table showing the number of occurrence of each value or class in a data set is known as frequency distribution. Range. The difference between the largest value and the smallest value in a data set is known as range. फार्मूला क्या है आपके पास? मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है. हिस्टोग्राम. A graph of adjacent rectangles representing frequency distribution on plane is known as histogram. Frequency polygon. A graphical tool used to represent frequency distribution is called frequency polygon. Measurements of central tendency. Scales used to find the middle or central value of a dataset is known as measurement of central tendency. Arithmetic means the value obtained by dividing the sum of all the items by total number of items is known as arithmetic mean. यानी कि आम जो औसत होती है, एवरेज होती है, वो दरअसल अर्थमेटिक मीन कहलाती है. फार्मूला क्या है? x bar is equal to summation x divided by n. Median. The middle value of sorted data set is known as median mode. The value that appears most frequently in a data set is known as mode. लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 13 से हमारे पास है जी फर्स्ट डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की. द लाइकलीहुड और चांस ऑफ इवेंट अकरिंग इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. फार्मूला इसका क्या है? पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस. जी एक्सपेरिमेंट. A process that leads to result or outcome is known as experiment. For example, tossing a coin. Outcomes. The result of an experiment is known as outcome. For example, getting a head.
Sample space. The set of all possible outcomes of an experiment is known as a sample space. Event. A set of outcomes from an experiment is known as event. For example, a subset of sample space. Likely event. An event that has a high probability of occurring is known as a likely event. Unlikely event. An event that has a low probability of occurring is known as unlikely event. Relative frequency. How often a specific event occurs relative to the total number of trials is known as relative frequency. फार्मूला इसका क्या है? F is equal to x over n. Favorable outcome. An outcome that corresponds to event we are interested in is known as favorable outcome. Sample point. Each individual element or outcome in sample space is known as a sample point. यहाँ पर हमारी तमाम डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको ये सारा मटेरियल निस्बतन आसान महसूस हुआ होगा। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह ताला आप मैथ के अंदर 50 से ज़्यादा नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। पेपर देने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितने मार्क्स का पेपर यहाँ से आया है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।